तो गुरु क्या है? अब गुरु कैसे नहीं बचेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान लगाए। गुरु समाज है। कलयुग में समाज नहीं रहेगा। आज तो फिर भी हम बात करते हैं कि भैया आप माहेश्वरी समाज से हो, आप ब्राह्मण कम्युनिटी से हो, आप अग्रवाल हो क्या, आप पाटीदार हो क्या, आप क्या हो। कलयुग में समाज नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि कलयुग इंटरकास्ट मैरिज का है। कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी में शादी करना पसंद नहीं कर रहा है। सही है कि नहीं है? अधिकतर बाहरी जो क्षेत्र है, मॉडर्न शहर है, बड़े शहर है, मेट्रो सिटी है, तो वहां पे तो ये सोचना ही बंद कर दिया लोगों ने, माता पिता ने, कि भैया कास्ट में देखना है। जो समझ में आया लड़का को लड़की को आपस में हो गया, बहुत बढ़िया है। कलयुग में समाज नहीं बचेगा। अभी जितने भी समाज बचे हुए हैं, तो आने वाले 100 150 सालों में पूरी तरह से उनका पतन होने वाला है। ये लिख कर रखना। गुरु शुद्ध आचरण है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति शुद्ध आचरण वाला नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं धन, कहीं ना कहीं राहु, कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं खोट, कहीं ना कहीं चरित्र को लेकर हानि मिल सकती है। गुरु शुद्ध स्वर्ण है। किसी के पास भी शुद्ध सोना नहीं मिलने वाला है कलयुग में। सोना इतना महंगा हो जाएगा कि लोग इसको धारण भी नहीं कर सकेंगे। कोई इसने धारण कर लिया तो भैया सबसे ज्यादा चोरी होने का डर है। तो कलयुग शुद्ध गुरु शुद्ध स्वर्ण है, शुद्ध सोना है। और कलयुग में आपको मिलावट वाला सोना मिलेगा, 91% वाला आता है आज की तारीख में। और ये भी लोग पहनना पसंद नहीं करेंगे। गुरु वंशवाद परंपरा है ना। बार्बर का लड़का बार्बर बनेगा, ढोली का लड़का ढोल बजाएगा, बनिए का लड़का दुकानदारी करेगा, ब्राह्मण का लड़का भैया हवन पूजा करवाएगा। कलयुग में सारी वंशवाद परंपराएं समाप्त हो जाएगी। अब आपको आश्चर्य नहीं होगा कि भैया जो नाई है तो वो उसका लड़का नाई बन रहा है। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है जो किसान है उसका बेटा खेती कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है जो बनिया है उसका लड़का बिजनेस ही करेगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो नौकरी करने जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल का व्यक्ति ही पंडित बनेगा, ऐसा नहीं होगा कलयुग में। कलयुग वापिस से वही स्थिति दोहरा देगा जो भगवान कृष्ण जी काल में थी। ठीक है, जिस व्यक्ति को जो काम में योग्यता है, व्यक्ति उसी काम में चला जाएगा। तो वंशवाद परंपरा की हानि होती है। वंशवाद परंपरा टूटता है। सबसे पहले कहाँ टूटा? भारत में, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल ने, है ना, बहुत सारे रियासतों को एक करवा के अखंड भारत का निर्माण किया। टूट गया हालांकि बहुत सारा, लेकिन जितने थे उन्होंने निर्माण करवाया। उसके पहले भारत में क्या होता था? भारत में था वंशवाद परंपरा कि भैया राजा का पुत्र राजा बनता है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे उसका साम्राज्य चलता है। जैसे ही कलयुग आया, ये वंशवाद परंपरा पे एकदम से वार हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजा का पुत्र राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि राजीव गांधी का पुत्र राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा नहीं है। कलयुग ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही व्यक्ति बनेगा जिसके अंदर योग्यता होगा। तो वंशवाद परंपरा होता है जो कुटुंब से चली आ रही है, जो कुटुंब से चला आ रहा है। कुटुंब से कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कुटुंब से कोई व्यक्ति पूजा करवा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा इस कलयुग में कि आने वाले टाइम पे भी वो व्यक्ति ऐसा करवाए। तो वंशवाद परंपरा का नाश होता है, और जहां पर भी परंपरा और वंशवाद का नाश होता है वहां पे गुरु खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। गुरु मतलब समाज है। गुरु मतलब सेम कम्युनिटी है। समाज के अंदर समाज में शादी करेंगे, ये गुरु है। गुरु शुद्ध आचरण है, गुरु स्वर्ण है, गुरु परंपरा है। गुरु सेम कल्चर है, आपका और हमारा सेम कल्चर है ना, तो शादी होता है। ऐसा होता नहीं होता है? तो ये सारा अरेंज मैरिज गुरु है। ठीक है, कलयुग में ये सारी चीजें लगभग लगभग अरेंज मैरिज का भी जो संभावना है बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। मैं आपको और गहराई से बता दूं, कलयुग में शुक्र जवान है और गुरु वृद्ध है। यहाँ परंपरा वाले सब समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको गुरु और शिष्य परंपरा से भी मुक्त रखना चाहता हूँ। हमारी क्लास स्वयं भी गुरुकुल परंपरा वाली नहीं है। हम उन चीजों को पढ़ा ही नहीं सकते जो बिल्कुल प्राचीन गुरुकुल पद्धति में पढ़ाया जा सकता है। ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई पढ़ा सकता है, ना किसी को समझ में आता है। सबसे पहली बात तो ये है, ऋषि पराशर जी क्या लगे कोई नहीं जानता। किसी को पता ही नहीं है, कोई इतना है ही नहीं जिस चीज को समझ सके। और मान लो कोई समझ लिया, तो किसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको डिलीवर कर सके। इस तरह के लोगों का मिलना मुश्किल है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसको बहुत ज्ञान है, जिसको पराशरी वाला ही ज्ञान है, जिसको सारा का सारा वेदों का नॉलेज है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ हो जाएगा जो उन चीजों को ग्रहण कर सके। तो कलयुग बहुत उल्टा है। यहाँ पे शुक्र चलेगा, यहाँ पे नया चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चलेगा। शुक्र मतलब व्यवहारिक ज्ञान है और गुरु मतलब ग्रंथ का ज्ञान है। ठीक है, आप कभी अनुभव करो, फ्री चीजों का अनुभव करना, है ना। फ्री हॉस्पिटल, निशुल्क धर्मशालाएं, निशुल्क टॉयलेट, फ्री में आप गुरुकुल चले जाएं, फ्री वाला कुछ भी आप देखो। जब भी कोई भी चीज फ्री वाली आती है, देखो गुरु हमेशा जवाबदार व्यक्ति है, याद रखना। गुरु निशुल्क भी है और गुरु जवाबदार भी है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में गुरु निशुल्क भी था और जवाबदार भी था। कलयुग के अंदर गुरु पे सबसे ज्यादा चाटा कब पड़ता है?
कि निशुल्क वाला व्यक्ति बिल्कुल गैर जवाबदार मिलेगा, ये लिख लेना। फ्री हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो डॉक्टर कितनी बजे आता है कितनी बजे निकलता है पता नहीं। समझ में आ रहा है? निःशुल्क धर्मशाला में आप चले जाओगे, क्या सफाई है क्या मेंटेनेंस है पता नहीं। ठीक है, फ्री में कोई आपको लग रहा है भैया संडास है टॉयलेट है, कैसी सफाई है पता नहीं। फ्री में गुरुकुल आप चले जाओ, है ना, किसी भी गुरुकुल में चले जाओ, नाम क्या लेना है, ठीक है, आपको वहां पे अगर पढ़ाई मिल जाए तो आप बोल देना मेरे को आके कि राहुल सर वहां पे पढ़ाई मिल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो निशुल्क हो और वो बिल्कुल जवाबदारी से पढ़ा दे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कलयुग फ्री वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो भी फ्री वाले होते हैं मोस्टली गैर जवाबदार होते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति का इंटेंशन धन है, हर व्यक्ति धन चाहता है इस युग का। तो इस युग का आपको समझना बहुत आवश्यक है। जितना ज्ञान आपको गुरुकुल में नहीं मिल सकता उतना ज्ञान आपको घर बैठे जूम क्लास में मिल जाता है, यूट्यूब से मिल जाता है। ये प्रणाली शुक्र वाली है। यहाँ पे कोई गुरु, है ना, आपको धोती कुर्ता पहन के नहीं आ रहा है जो बिल्कुल जंगल से निकला, वन से निकला आपको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लास गुरुकुल परंपरा नहीं है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये युग में निशुल्क कुछ भी नहीं है। पैसा सबसे बड़ा आवश्यकता होगा और पैसे से ही सारे कार्य, है ना, सफल होंगे, सारे कार्य अच्छे होंगे। मैं आपको, है ना, गारंटी दे सकता हूँ कि गुरुकुल में आप अगर आप कहीं पढ़ रहे हो और वहां पे आपको ऑनलाइन या जो प्राइवेट क्लासेस हैं उनसे बढ़िया ज्ञान मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी क्लास में, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, है ना, और वो उनका खुद का अनुभव है कि सर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी ऐसा ज्योतिष नहीं मिला, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं। वहां पे सिर्फ डिग्री मिलेगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप 3 साल पढ़ लो, सर आचार्य की डिग्री ले लिया, हुआ क्या? नहीं आ रहा है समझ में ज्योतिष क्या होता है। तो बड़े से बड़े गुरुकुल में आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगा। कलयुग बहुत उल्टा है, इतना उल्टा है कि मैं तो ये बोलूंगा कि हम आमतौर पे ये बोलते हैं कि भैया बड़े जो सिखाए वो सीखो, है ना, लेकिन कलयुग तो इतना उल्टा है कि यहाँ पे छोटे को ज्यादा पता होता है, बड़े को नहीं पता होता। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अगर मान लो आपको जूम चलाना नहीं आ रहा है, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा है, तो कलयुग ऐसा उल्टा है कि आपको छोटे बच्चे से पूछना पड़ेगा, है ना, बड़े बुजुर्गों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे से, छोटे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि आपको ये आता है क्या। तो कलयुग बिल्कुल विपरीत है, विपरीत धारा पे चल रहा है। आपसे ज्यादा अनुभव आपका 20 साल का बेटा रखता है। इस युग की परंपरा है ये, इस तरह का उल्टा युग है। ठीक है, आप बहुत अलग, आप, है ना, जैसे आप सभी लोग 40-45 साल के आसपास की उम्र के, है ना, एक उम्र के हो। आप वह व्यक्ति हो जिसमें ये लास्ट पीढ़ी है, ये लास्ट एज है, लास्ट एरा है, इसके बाद ऐसा एरा कभी नहीं आएगा। आप वह व्यक्ति हो कि आपने आपके माता पिता का भी बात सुना और आप अपने बच्चों का भी बात सुनते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे माता पिता भी सही थे और हमारे बच्चों को भी ज्यादा ज्ञान है। ये एकमात्र ऐसी पीढ़ी है। ठीक है, भारत 3 युगों तक डिपार्टमेंट ए को डोमिनेट करता रहा। भारत में सबसे ज्यादा निशुल्क चीजें दिखाई देगी दुनिया के सारे देश की तुलना में। आप अनुभव करना, भारत में कुएं, बावड़ी, बहुत सारी चीजें, मंदिर, धर्मशालाएं भारत में खूब है। ठीक है, तो दुबई की बात करें अपन, है ना, कंपैरिजन कर ले, थोड़ा सा कंपैरिजन में चीजें आसान हो जाती है। दुबई क्या है? दुबई नया है, नया देश बना बिल्कुल 100-150 साल पहले, है ना, होटल वाला देश है। भारत पुराना है, मंदिर वाला देश है। आपको भारत में बहुत मंदिर मिलेंगे, होटल सारे सशुल्क होते हैं और मंदिर सारे निशुल्क होते हैं। कोई मंदिर में जाने के चार्जेस नहीं लगते हैं, है ना, लेते तो गलत बात है, कहीं के ले रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं है। मंदिर सारे निशुल्क है। ठीक है, मंदिर देखने दुनिया में भारत से आते थे 3 युगों तक। वही समय भारत सोने की चिड़िया वाला देश रहा। भारत में जब मंदिर के निर्माण बहुमंजिला हुआ करते थे, हाँ, दुनिया को साधारण घर बनाते नहीं आता था, इंग्लैंड वाले को बेचारों कपड़े पहनते नहीं आता था, खाने की चीजें समझ में नहीं आती थी। उस समय भारत में, दक्षिण भारत में लंबी लंबी बिल्डिंगें, लंबी लंबी इमारतें, आज भी पुराने मंदिर है। और आर्किटेक्चर भारत में इतना मजबूत था कि भैया 3 युगों तक भारत में देखने आए, पढ़ने आए, समझने आए, क्या ज्ञान को लेने आए, टेक्निकल इंजीनियरिंग समझने आए, आर्किटेक्चर समझने आया कि भैया कैसे करते हो, कैसे बिल्डिंगे बनाते हो। भारत इस चीज को इतनी गहराई से जानता था। ठीक है, भारत में आज भी मंदिर अधिक है और होटल कम है ना। भारत में, भारत धार्मिक स्थान वाला देश है, भारत में हर धर्म के तीर्थ स्थल है। भारत गुरु वाला देश है,
है ना। लेकिन एकदम युग बदल गया, पता नहीं चला कि देखते देखते कब शुक्र का साम्राज्य हो गया। इसलिए भारत फीका पड़ता गया। आप देख रहे हो भारत की चमक क्यों फीकी हुई पिछले कुछ सालों में, है ना। क्यों मुगलों ने आक्रमण किया, क्यों अंग्रेजों ने आक्रमण किया, क्योंकि युग बदला। युग बदला लेकिन भारत नहीं बदला। और जब भी कई कोई चीजें बदल रही होती है और आप अपडेट नहीं होते हो, तो लोग आपको गुलाम बना के, आपका यूज करके आपको इतने पीछे छोड़ देंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। नोकिया 1208 सबसे बढ़िया मोबाइल हुआ करता था, उसकी तुलना में मोबाइल आज भी नहीं है। उसका जो बैटरी बैकअप था, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था नोकिया, आज नोकिया मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है? अपडेट नहीं हुआ। भारत इतना समृद्ध हुआ करता था, अतिथि देवो भव की बात करता था, पूरी तरह से गुरु प्रणाली वाला क्षेत्र था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय था, इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें हुआ करती थी। अपडेट नहीं हुआ। कब शुक्र आ गया, कब राहु का युग आ गया, भारत को समझ ही नहीं आया। और देखते देखते दूसरे देशों ने इतना विकास कर लिया, और भारत, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स नेचर के कारण, है ना, बहुत पीछे रह गया। पीछे नहीं रह गया, भारत उसी जगह रह गया और लोग आगे बढ़ गए। हिंदू धर्म जीवन जीने की शैली है। एक अवतार हुए थे गौतम बुद्ध, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति के, हिंदुइज्म के भगवान विष्णु के नवम अवतार है गौतम बुद्ध। ब्राह्मणों और मंदिरों पे कटाक्ष कर दिए, है ना। इतना सा कहा कि दोस्त बनाइए, गुरु मत बनाइए, गुरु से नहीं होता है, उपाय से मुक्त रहिए, मंदिरों से मुक्त रहिए, है ना, पूजा पाठ से नहीं होता है कार्य। छोटी बात कर दी उन्होंने। ठीक है, छोटी सी बात कर दी उन्होंने। भारत के लोगों को, है ना, पसंद नहीं आया, गुरु प्रधान कल्चर को पसंद नहीं आया। जिस गौतम बुद्ध को हम हिंदुइज्म का भगवान श्री राम का अंश मानते हैं कि भैया राम के बाद कृष्ण है तो कृष्ण ही राम है, और कृष्ण के बाद गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध ही भगवान राम है। लेकिन हम हिंदुइज्म वाले इस तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं कि भैया अगर गौतम बुद्ध ने आके मंदिरों पे कटान कर दिया, ब्राह्मणों पे कटाक्ष कर दिया, तो लोगों ने गौतम बुद्ध को ही हिंदुइज्म से बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ी, भारत के लिए एक बहुत दुखद घटना है कि हम राम जी का त्योहार मनाते हैं, हम कृष्ण का त्योहार मनाते हैं, आप गौतम बुद्ध का कौन सा त्योहार मनाते हो? आप उनके बारे में क्या जानते हो? क्या आपने गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाई? क्या आपने उनकी प्रेयर करी? क्या आपने उनके बारे में सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उन्होंने कटाक्ष कर दिया। उन्होंने वो हकीकत बात बताई जिसमें भारतीय संस्कृति के लोगों को गहरा धक्का लगा है। उनकी बात मान लेते तो भारत गुलाम ना होता। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने बोला कि भैया ये दोस्ती का युग है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे लोग गुरु मानने चले थे, उन्होंने बोला नहीं भैया, सब हम दोस्त हैं, हम आपस में फ्रेंड है। बुद्ध क्या अवतार है? भगवान श्री राम सूर्य क्या अवतार है? भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा क्या अवतार है? गौतम बुद्ध बुद्ध क्या अवतार है? उन्होंने कहा था कि भैया हम सब एक जैसे लोग हैं, हाथ मिला कर रहिए, यहाँ पे कोई गुरु और कोई चेला परंपरा नहीं है, गुरुवाद परंपरा नहीं है। आप किसी को जाके गुरु गुरु बनाते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग समान है, हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। गुरुकुल पद्धति का खंडन किया उन्होंने, इसलिए वो बाहर हो गए। समझ में आ रहा है भारत के लोग किस तरह से हैं, है ना। सत्य को स्वीकार करना बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे कड़वा हो, सत्य स्वीकारा जा सकता है। नहीं स्वीकारोगे गुलाम बनोगे। जुपिटर क्या है? जुपिटर सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, है ना। शुक्र क्या है? प्राइवेट स्कूल या निजीकरण है। गुरु यूनिवर्सिटी है, तो शुक्र मतलब प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। आप अनुभव करते जाना कि कहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में। आप अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन करवाना चाहोगे? सरकारी स्कूल में करवा दोगे जहाँ खाना फ्री मिल रहा है, या प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई में करवाओगे? अनुभव लेते रहना। शुक्र मतलब गुरु मतलब यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। शुक्र मतलब प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। ये रामायण ज्योतिष का चल रहा है, दिस इज प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, है ना। यूनिवर्सिटी तो नहीं है। और यूनिवर्सिटी में आपको इतना ज्ञान मिल जाए, मुझे आके लिख के दे देना कि राहुल सर हम यूनिवर्सिटी में गए थे, हमने 4 मिनट इतना ज्ञान पढ़ लिया, मैं, आप बोलो वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये युग गुरुकुल परंपरा वाला नहीं है। यहाँ पे गुरु सिर्फ डिग्री देगा, सिर्फ विश्वविद्यालय है, कोचिंग क्लासेस शुक्र है ना। गुरु डिग्री दे सकता है, जबकि शुक्र व्यवहारिक ज्ञान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ रखे हैं, राशि के बारे में पता है, नक्षत्र के बारे में पता है, सर हम ये भी जानते हैं, हम वो भी जानते हैं, हम पाराशर जानते हैं, हम बीएनएन जानते हैं, अष्टवक्र जानते हैं। अरे सब कुछ जानते हो, लॉ ऑफ प्रेडिक्शन करो कुंडली पे, वहां समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो गुरु मतलब आपको हर चीजों का पता है, ये वो 10 15 50 चीजें पता है आपको, हर चीजों का आपको सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं। प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं तो वो आ ही नहीं रहा, बड़े से बड़े गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है तो फलित की बातें ही नहीं हो रही, फलित आता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान रखते हो, व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखते हो। जितने भी सैद्धांतिक ज्ञान है वो सारे गुरु हैं, और जितने भी व्यवहारिक ज्ञान है वो सारे के सारे शुक्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन चीजों को अनुभव करते रहना।
किसी को बुरा लगे तो थोड़ा सा समझते रहना कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, है ना। इंटेंशन किसी को भी ऊपर नीचे करने का नहीं है। गुरु स्वर्ण है, गोल्ड है। शुक्र क्या है? शुक्र भैया रोकड़ केश है। ठीक है, आपके पास नगद रुपया है, कितना है? शुक्र है। डिजिटल क्या है? तो राहु डिजिटल है। आपने आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपने ये कहा कि राहुल सर आप पढ़ाइए, हम आपको 2 ग्राम सोना देंगे, ये डील हुआ? नहीं। क्या आपने मुझे नगद रुपया के दिया? नहीं। आपने मुझे क्या दिया? ये युग कैसा चल रहा है, इस युग में कैसा हो रहा है? आप खरीदारी करने जाते हो शॉपिंग मॉल में, क्या भैया सोने के सिक्के साथ में लेके जाते हो, अशरफिया लेके जाते हो? पहले चलता था ना भैया, सोने के सिक्के लोग लेके चलते निकलते थे कि भैया गोल्ड के सिक्के लेके निकल रहे हैं। ठीक है। आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1854 का सिक्का हमारे पास पड़ा है, अष्ट धातु का है, इसमें सोना भी मिक्स है। आज चल रहा है? नहीं चल रहा है। ठीक है, आज उस सोने का सिक्का नहीं चल सकता। क्या चलता है? नगद चलता है। नगद भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया, पूरी तरह से डिजिटल बन गया। ये तो कलयुग की शुरुआत है। आने वाले टाइम पे तो आप नोट कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, भूल जाओगे। हर कुछ चीजें, प्लास्टिक मनी, कैश, टोटल की टोटल चीजें डिजिटल चली जाएगी। आपके हाथ में नगद रुपया तक भी नहीं दिखने वाला। ये राहु का युग है, और राहु पूरी तरह से माया है। माया, समझ में आ रहा है? एक छोटा सा अनुभव करना माया का, कि आप अगर कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, कभी आप नगद रुपए लेके जाना। मान लो आपने 50,000 की आपको शादी है और घर में खरीदारी करना है, आप एक बार नगद रुपए लेके जाना, और एक बार आप ऑनलाइन पेमेंट करना। आप बड़ा हैरान हो जाओगे कि जब आप नगद रुपए लेके जाओगे तो आप उतनी परचेसिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि नगद रुपया गिनते दिमाग चलता है, कितना रुपया जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। और ऑनलाइन जाओगे तो आपको पता नहीं चलता कितना रुपया खर्च करके आ गए। राहु माया है, माया में व्यक्ति फंस जाता है। समझ में आ रहा है? पता नहीं चलने देता है कितना रुपया खर्चा हुआ। ठीक है। आज के जमाने में स्वर्ण देना किसी के भी लिए सहज कार्य नहीं है, हर व्यक्ति के लिए असहज है। हाँ, अब तो लोग कैश भी नहीं दे रहे हैं, डिजिटल है। ठीक है। भारत हमेशा से गुरु प्रधान रहा। गुरु का मूल अर्थ होता है कि सब बराबर रहे। अब समान कैसे रहेंगे? इसलिए प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई करवाया जाता था। हर व्यक्ति वहां पे पहुंचता था। कृष्ण और सुदामा दोस्त है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक राजा का बेटा है यार, हाँ, एक प्रधानमंत्री का बेटा है, और एक सिंपल व्यक्ति है। क्या दोनों का कोई मेल है? नहीं है। सुदामा बहुत गरीब, कृष्ण बहुत अमीर। दोनों को एजुकेशन सिस्टम सेम मिला, दोनों ने एक ही व्यक्ति से पढ़ाई किया। ये परंपरा जिस दिन भारत में आएगा, भारत वापस से सोने की चिड़िया है। ठीक है। आज अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के पढ़ाई में अंतर है। अमीर व्यक्ति का स्कूल अलग है और गरीब व्यक्ति का स्कूल अलग है। ये राहु है। ये राहु भेदभाव पॉलिसी है, बहुत बड़ा भेदभाव करता है। खाने पीने की चीजें अलग है, अमीर आदमी की खाने की अलग, गरीब आदमी की खाने की अलग। अमीर आदमी की होटलें अलग, 5 स्टार में जाओगे, लिमेरेड चले गए, आपको सारे अमीर अमीर लोग दिख रहे हैं। आप चले जाओ बेचारे ढाबे में, गरीब गरीब लोग दिख रहा है। सारा बहुत बड़ा अंतर है। और भारत, कोई भी देश, भारत छोड़ो कोई भी देश, सबसे मूल चीज है कि जहां पर खाने की व्यवस्था सेम हो और जहां पर शिक्षा की व्यवस्था सेम हो, वो देश कभी भी गरीब नहीं हो सकता। वो देश हमेशा डोमिनेट करेगा। भारत ने 3 युगों तक डोमिनेट ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि दो ही चीजों पे फोकस किया था, कि भैया भोजन व्यवस्था एक रहेगी, हर व्यक्ति एक जैसा भोजन खाएगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, भोजन व्यवस्था सेम रहेगा। इसलिए भारत में भंडारे होते हैं, और भंडारों में आज भी अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति एक ही जगह, एक ही लाइन में, पंगत में बैठकर, पत्तल दूल्हे में बैठकर खाना खा रहा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चीजें ऐसी होना चाहिए। भारत ऐसा हुआ करता था। शिक्षा, है ना, कृष्ण और सुदामा एक ही जगह जाकर पढ़े। राम और राम के साथ बहुत सारे लोग पढ़े वहां पे जब गुरुकुल में। तो वो लोग राजा के पुत्र नहीं थे, लेकिन राम के साथ पढ़ने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम शाहरुख खान के बेटे के साथ पढ़ सकते हैं, है ना, अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के बेटे के साथ पढ़ सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बेटे के साथ पढ़ सकते हैं। यह असंभव है, उनके साथ वही पढ़ेगा जो उस लेवल का व्यक्ति होगा। क्यों नहीं पढ़ सक रहे? अब जब लेवल ही अलग है, तो उन लोगों का लेवल ही अलग, हमारा लेवल ही अलग है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला सेम पढ़ाई करने का। समझ में आ रहा है चीजों को लेकर? तो ध्यान रहे, भारत कैसा परंपरा वाला देश था और कितना प्रगाढ़ देश था। आज युग परिवर्तन में राहु का इतना बड़ा असर है कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति 200 तरह के भोजन कर रहा है ना, करोड़ों में कमा रहा है। कोई इसी युग में इतना गरीब है कि खाने के पैसे नहीं है, 100, 200, 500 रुपए उसको उधार मांगने पड़ते हैं महीने के लास्ट दिन में, कि पैसे सैलरी आ रही है, आप दे दो यार, 1,000 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। कोई व्यक्ति 200 तरह के भोजन खा रहा है ना। लोग बोलते हैं कि हाँ, कलयुग में, ना, भारत में ऐसा आता है, एनालिसिस आंकड़े आते हैं, कि भैया कई लोग भूखे रह रहे हैं, कई लोग भूखे रह रहे हैं। ठीक है।
लेकिन भारत के अंदर शादियां होती है तो कम से कम 50-60 तरह की खाना बनाना एक सामान्य परंपरा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? 40-50 तरह की खाना बनाया तब भी लोग कहते हैं कि क्या खाना बनाया यार, चाइनीज तो था ही नहीं, नूडल्स तो थे ही नहीं, मोमोज तो थे ही नहीं, उसमें भी ये हो रहा है। अरे भारतीय कल्चर ऐसा था कि भैया थाली लगता था, अन्न ग्रहण करता था, और 5-7 तरह के आइटम से ज्यादा नहीं होते थे जब आपके घर में बहुत बढ़िया मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो। समझ में? ये वो कल्चर वाला युग था। यहाँ पे 200 तरह का भोजन खा रहा है एक ही टाइम पे, और दूसरे ही टाइम पे उसी देश में लोग भूखे भी सोने के लिए मजबूर हैं। तो ये है डिफरेंस, ये है गुरु के युग का डिफरेंस, और ये है राहु के युग का डिफरेंस। राहु के युग में आपको इतना इनबैलेंस मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे ज्योतिष में कि भैया बैलेंस का कारक कौन है, तो बैलेंस का कारक होता है गुरु। गुरु हमेशा से बैलेंस करता है चीजों को। और बिल्कुल भी बैलेंस खराब हो जाए या बिल्कुल बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कारक है राहु। कि या तो व्यक्ति करोड़ों में, या व्यक्ति बेचारा रोड पे है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि भाई आज का जो युग चल रहा है ना, युग निर्माण और युग परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीजों को बदल लेना बहुत जरूरी है। अगर हम गौतम बुद्ध को मान लेते हैं तो भारत इतना बड़ा गुलाम नहीं होता। अगर हम गौतम बुद्ध की वाणी को फॉलो कर लेते हैं कि भैया क्या क्या होता है, तो भारत बहुत अलग और बहुत अबीर व्यक्ति हो सकता था। आज भी गौतम बुद्ध, जो कि भारत का कल्चर है, भारत के नवम अवतार है, वही राम है, वही तो राम है। राम के अपडेट अवतार कृष्ण, और कृष्ण के अपडेट अवतार जमाने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो थे गौतम बुद्ध, लास्ट हुआ कल के अवतार। तो गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग चाइना में ज्यादा है, जापान में ज्यादा है। अरे भैया जो देश मान रहा है कि भैया बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलेंगे, वो देश आज भारत की संस्कृति से ज्यादा अमीर है। इस बात को समझते हुए चलना। जापान पूरा बौद्ध को फॉलो करता है। वो जापान छोटा देश कितना आगे बढ़ गया, चाइना बौद्ध को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजों को लेकर? भारत और पाकिस्तान का लड़ाई है। भारत और चाइना का धर्म के मामले में कोई लड़ाई नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से ध्यान लगाना, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ एक शाखा है, नवम अवतार अपडेट अवतार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रहों के कारक तत्वों की। तो डिपार्टमेंट, हाँ, ए और बी के कारक तत्वों में अंतर लगाएंगे थोड़ा सा। तो ए में होता है सूर्य। सूर्य क्या होता है? सूर्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका भी कार्य सरकार से जुड़ा, केंद्र सरकार से सम्मान, पद प्रतिष्ठा। कल 26 जनवरी है, किसी को सम्मान मिलेगा, है ना, सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो ये सारी चीजें होती है, शासन से, इनकम से, सेवा मिलती हो, यह सब सूर्य से देखा जाता है। सूर्य मतलब भारत सरकार। सूर्य मतलब कल ध्वजारोहण होगा, वो भी सूर्य है। सूर्य मतलब भारत सरकार का सारे कार्यालय, सारे शासन, वहां पे कोई भी व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। सरकारें बदल जाएगी, चीजें बदल जाएगी, भारत भारत ही रहेगा। सूर्य मतलब सारे सरकारी कार्यालय, सारे सरकारी विभाग, सारे के सारी वह चीजें जो गवर्नमेंट का है, वो सूर्य है। वहां पे शासन करने वाला व्यक्ति राहु हो सकता है, लेकिन वहां की चीज है सूर्य। इस बात का ध्यान लगाना। ठीक है, आगे और चीजें कैसे क्लियर करेंगे। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चंद्रमा है। ठीक है, तो समस्त स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली आपको इनकम हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, राज्य से मिलने वाला पद प्रतिष्ठा सम्मान हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी चलती चलती है, बढ़िया सा है, मुख्यमंत्री से बढ़िया व्यवहार है ना, विधायक से बढ़िया व्यवहार है। तो ये चंद्रमा से देखे जाते हैं। जहां पे केंद्र में अच्छा व्यवहार है तो वो सूर्य बहुत मजबूत है। ठीक है, इसी तरह से मंगल की बात करेंगे तो मंगल का अर्थ होता है